हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूँ। प्यार साथियों, रीट परीक्षा की दृष्टि से हिंदी जो आपके मनोविज्ञान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय रहता है। और अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी है या आप लेवल 2 के विद्यार्थी है, दोनों के लिए यहाँ पे मनोविज्ञान काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय माना जाता है। और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से जो प्रश्नों की संख्या है वो लगभग 30 पूछी जाती है। और ये जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके रीट में स्कोर को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। तो रीट परीक्षा में जो मनोविज्ञान है, ये एक समझने वाला विषय है। आप इसे समझकर सारे सवालों को आप आसानी से राइट कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर इस वीडियो में लगभग 22-23 सवालों का यहाँ पे सीरीज आने वाला है। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने परसेंट राइट रह रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 है। उसके अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। यानी आरटीई का जो नियम है, इस आरटी के नियम 2009 के तहत कुछ प्रावधान है और ये बालकों के अधिकार है। यानी कक्षा 8 तक उन्हें शिक्षा का यानी 14 वर्ष तक उनको शिक्षा देनी, यानी आरटी पास उन्हें करवाना होता है। तो ये एक कानून है। तो इसमें जो अध्यापक होता है उन अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, उसमें जो धाराएं है उसमें लिखा गया है। तो उस अध्यापक को यहाँ पर 10 वर्ष के पश्चात में जो जनगणना होती है, उस जनगणना में लगाया जा सकता है क्या? कि हाँ, लगाया जा सकता है, उसे मना नहीं किया जा सकता है। आपदा राहत कार्य यानी जो इमरजेंसी में जो आपदा राहत कार्य आते हैं, उसमें लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। चुनाव संबंधी कोई भी कार्य है तो उसमें लगा सकते हैं कि हाँ, लगा सकते हैं। पल्स पोलियो अभियान में लगाना अनिवार्य है क्या? नहीं, पल्स पोलियो में लगाना ज़रूरी नहीं है। बाकी इन 3 कामों में इन अध्यापकों को इन कार्य में लगाया जा सकता है। तो इसे आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है। अगला है मनोविज्ञान का प्रश्न है, आकर्षक व्यक्तित्व, अनुशासित और उच्च जिज्ञासा वाले जो बालक होते हैं, उनकी कैसी विशेषताएं होती है। तो वो पिछड़ा बालक कहलाएगा, प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा, मंद बुद्धि बालक कहलाएगा या उपयुक्त सभी। तो आकर्षक व्यक्ति और अनुशासित और उच्च जिज्ञासा वाला जो बालक होगा वो हमेशा ही प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। यानी वो एक औसत बालक से भी ऊपर का बालक होगा, यानी उसमें सोचने की जो जिज्ञासा है वो काफ़ी तेज होगी। तो इस तरह का जो बालक है वो एक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर प्रतिभाशाली बालक रहेगा। अगला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है। दो तरह के बच्चों की कमजोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है, उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण। तो यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उनका निदान करके उसे दूर करने हेतु शिक्षा देते हैं। तो ये इसका ऑप्शन राइट रह जाएगा। यानी छात्रों की कमजोरियों का निदान करके उसे दूर करने हेतु शिक्षा का काम करता है ये उपचारात्मक शिक्षण। इसका सी वाला ऑप्शन है वो राइट रह जाएगा। अगला सवाल है, एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती है। यानी एक अच्छा मूल्यांकन कर रहे हैं अगर आप किसी बालक का, यानी तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। अगर किसी मूल्यांकन में ये 4 गुण हैं तो वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कही जाएगी। यानी जिस मूल्यांकन में ये 4 चीज़ें हैं वो एक अच्छा मूल्यांकन कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन पहला ही राइट रह जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 नाम जब भी देखते हैं तो आपको इसका ऑप्शन यही लगाना है। अगला सवाल है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये एक सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये किसके द्वारा, किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत तो ये व्यवहार के पर ज़्यादा बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये व्यवहार पे ज़्यादा बल देता है। अगला सिद्धांत है, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी अंतिम अवस्था कौन सी होती है। तो इन्होंने यहाँ पे 5 अवस्थाएं दी है संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे ने दिया है। तो इसमें संवेदी पेशी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक। तो ये पूछ रहा है कि अंतिम अवस्था कौन सी, लास्ट में कौन सी आती है। तो इसका ऑप्शन राइट रह जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो सबसे लास्ट में रहती है। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी है वो स्थायी समायोजन है केस के साथ। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, ये क्या है। पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, उपयुक्त सभी। अगर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ अगर अच्छा समायोजन कर लेता है तो वो एक स्थायी समायोजन कहलाता है। उस व्यक्तित्व का क्या कहलाएगा, स्थायी समायोजन। तो इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है,
किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकलित किया जाता है? यानी किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण परिकलित करेंगे? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या रचनात्मक? तो आप किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का अगर मापन करना चाह रहे हैं तो आपको उपलब्धि परीक्षण परिकल्पित करना होगा, यानी उपलब्धि परीक्षण इसका राइट रहेगा, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जो 14 प्रकार है वो किसने बांटे हैं? ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थांडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो ये जो 14 प्रकार में बांटा है ये है मैकडूगल। मैकडूगल रहेगा। मूल प्रवृत्तियों का जब भी नाम आ जाए आपको मैकडूगल वाला आंसर ही आपको राइट करना है। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, ये आपके L1 के विद्यार्थी या L2 के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है वो स्टीफन एम कोरे हैं। ये आपका क्वेश्चन याद रखना है, स्टीफन एम कोरे, कोरे से याद करना है आपको, ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इदम यानी इड, हैम और परहैम ये व्यक्तित्व के 3 घटक कहलाते हैं? ये किसने कहा है? इड, ईगो और सुपर ईगो। इड कहते हैं इदम को, ईगो यानी अहम को, और परहैम यानी सुपर ईगो। ये व्यक्तित्व के क्या है? 3 घटक है। तो ये किसने कहा है? तो ये बांडुरा ने कहा है, यूंग ने कहा है, एडलर ने कहा है या सिगमंड फ्राइड ने कहा है? तो ये किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने। तो ये इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सिगमंड फ्राइड ने 3 व्यक्तित्व के गुण बताए हैं। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन है बुद्धि के संबंध में सत्य है? केवल बुद्धि के संबंध में सत्य है। ये एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही है। ये सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होते हैं, सही है। ये व्यवहार की गुणवत्ता आंकी जाती है, सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन राइट रह जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है, ये मनोविज्ञान के प्रश्न आ रहे हैं और ये रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। अगला है, शेषवा अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। शेषवा अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है, ये किसने कहा है? फ्रॉइड ने कहा है, क्रोएनकरो ने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है या वॉटसन ने कहा है? तो शेषवा अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है, ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है कि शेषवा अवस्था तीव्र विकास की अवस्था है। तो यहाँ पे मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कम से कम 2 या 3 तो परिभाषा ही पूछी जाती है। तो आपको परिभाषा याद करनी है, वो किसी की भी आ सकती है, अधिगम की आ सकती है, अभिप्रेरणा की, व्यक्तित्व की। तो 2 या 3 प्रश्न आपके जो परिभाषा से आएंगे। अगला प्रश्न है, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या समाधान निहित होता है? रखकर, इसको हम कहते हैं रटकर, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। तो आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है? खोजपूर्ण अगर आप सीखेंगे तो उसमें समस्या का क्या होगा? समाधान होगा। अगला और इंपॉर्टेंट सवाल है, एक परिभाषा है दोबारा गई, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया, 2 तरह का है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसे याद कर लेना, ये अधिगम की परिभाषा है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया ये 2 याद रखना, इनका अर्जन करना ही अधिगम है, ये वुडवर्थ ने कहा। ये इंपॉर्टेंट पर्सन कहा जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के पठार का कारण है? यानी सीखने में पठार आता है, यानी पठार का मतलब होता है रुकावट आना। मानसिक कमजोरी, सही बात है। कार्य की जटिलता, सही बात है। थकान, ये तीनों ही उपयुक्त आंसर रहेंगे, यानी तीनों राइट है। ये तीनों ही पठार है। अगर व्यक्ति में मानसिक कमजोरी है तो कम सीखेगा, कार्य की जटिलता है तो भी कम सीखेगा, और अगर थकान है तो भी कम सीखेगा। तो उपयुक्त आंसर आपका डी ऑप्शन इसमें राइट रह जाएगा। ये भी मनोविज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कार्य होता है, ये होता है कला और विज्ञान, दोनों होते हैं, कला और विज्ञान ये दोनों होते हैं। तो ये राइट ऑप्शन रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, और अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्यात्मक होता है। तो अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये गलत है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। तो ये नहीं ना आना होता है, तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगला सवाल है, सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया है?
सृजनशीलता जो एक क्रिएटिव बालक होता है, जो अनुपयोगी वस्तुओं से भी एक उपयोगी वस्तु बना देता है, तो वो एक क्या कहलाता है, सृजनशील बालक कहलाता है। और सृजनशील बालक की अगर पहचान करनी है तो एक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण आपको करना होगा। और उसका निर्माण किसने किया, तो उसका निर्माण किया है टॉरेंस ने। किसने कहा है, टॉरेंस ने। तो ये साइकोलॉजी का ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला है मध्यावधि जो परीक्षण होता है वो कैसा उदाहरण है। मध्यावधि का मतलब होता है जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं, जो अर्धवार्षिक परीक्षा वगैरह होती है आपकी, तो वो एक कैसा उदाहरण है, तो वो एक रचनात्मक मूल्यांकन है। कैसा मूल्यांकन है, एक रचनात्मक मूल्यांकन है। तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगला परीक्षण है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये 2005 का है। उसमें कला शिक्षा का विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है, उसे कला शिक्षा को क्यों जोड़ा। सांस्कृतिक विषय की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्ति और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अगला सवाल है इसमें, यहाँ पर मनोविज्ञान मानव व्यवहार और संवादों का अध्ययन है, ये कथन किसका है, तो ये क्रो एंड क्रो ने दिया है। किसने दिया है परिभाषा, क्रो एंड क्रो ने यहाँ पे दी है।